स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है? देखो, हमारे पास मान लो यहाँ से कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है, तो बहुत सारे फोटॉन्स यहाँ पर आकर के इस पे टकरा रहे हैं। हर एक फोटॉन के करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बताओ यहाँ पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इधर भी जा सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो यहाँ पर चले जाएंगे, उसके कारण हमारे पास कुछ यहाँ पे करंट, हम इस तरीके से अगर सर्किट क्लोज रहेगा तो हमारे पास कुछ करंट आ जाएगा। कुछ इलेक्ट्रॉन्स मिस हो जाएंगे तो उसके कारण हमारे पास करंट नहीं आ पाएगा। करेक्ट? तो एक चीज़ हमें पहले समझनी है कि अगर मैंने कोई पोटेंशियल यहाँ पे नहीं लगाया, सीधे इसको कनेक्ट कर दिया इस तरीके से, तो उस केस में हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर चले जाते हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाकर के हमारे पास करंट को क्रिएट कर देते हैं। अब मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं देखना चाहता हूँ, मैंने लाइट की इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं किया, यानी फोटोन उतने ही आ रहे हैं। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दी एक बैटरी। जैसे ही मैंने यहाँ पर इस तरीके से बैटरी लगाई है, हायर पोटेंशियल हो गया, तो यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अब देखो क्या होगा, उतने ही फोटॉन्स आ रहे थे, उतने ही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन तो पहले भी सीधे जा रहे थे, वो तो अभी भी सीधे जाएंगे, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन जो अभी इधर या इधर जा रहे थे, अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, उन पे सब पे इधर फोर्स लगेगा और वो लोग भी यहाँ पर इस तरफ आ जाएंगे। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं, अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा फोटो करंट बढ़ जाता है। ऑलराइट, तो अगर मैं यहाँ पर, अगर ये देखो मेरे पास ये वेरिएबल पोटेंशियल है, अगर मैं पोटेंशियल बढ़ाऊंगा तो पहले मेरे पास देखो 0 वोल्टेज पे, इस जगह पे मेरे पास वोल्टेज है, यहाँ पे मेरे पास कुछ फोटो करंट था आई पी इस तरीके से, और जैसे ही मैं वोल्टेज बढ़ाता हूँ मेरे पास थोड़ा सा करंट बढ़ जाएगा। लेकिन क्या मैं वोल्टेज बढ़ाता जाऊंगा तो करंट इनफाइनाइट तक बढ़ता जा सकता है? ऐसा नहीं होगा। देखो, नंबर ऑफ फोटॉन्स यहाँ पर जितने निकल रहे थे उतने ही इलेक्ट्रॉन थे, कुछ लॉस हो जा रहे थे, अब वो लोग भी इधर आ रहे हैं। तो एक टाइम ऐसा आएगा, पोटेंशियल बढ़ाते जाओ, फिर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन, हम बोल सकते हैं सारे के सारे यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद आप पोटेंशियल कितना भी बढ़ाते जाओ, जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होंगे उतने ही तो यहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसलिए हमारे पास एक सैचुरेशन आ जाता है। तो हम यहाँ पर ऐसे देखते हैं, ये ग्राफ आगे जाके इस तरीके से सैचुरेट हो जाता है। ठीक, अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर पोटेंशियल उल्टे डायरेक्शन में बढ़ाता हूँ। नेगेटिव वैल्यू में क्या चीज़ मुझे देखने को मिलेगी? देखो, यहाँ से फोटॉन जो कारण जो इलेक्ट्रॉन निकला, उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से पोटेंशियल सेट कर दूं, है ना, कि यहाँ पर इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तो यहाँ से वो वेलोसिटी लेकर इलेक्ट्रॉन इधर जा भी रहा होगा तो उस पर फोर्स लगेगा उल्टे डायरेक्शन में, और उसका एक्सेलरेशन भी इधर होगा, और फिर वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, पहले ही मुड़ के वापस इधर आ जाएगा, कुछ भी उसके साथ हो जाएगा। ऐसे केस में हमारे पास करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो पोटेंशियल धीरे धीरे मैं नेगेटिव में बढ़ाऊंगा तो कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी जहाँ पर जाकर के मैं बोलूँगा ओके, इसके बाद मुझे करंट देखने को नहीं मिल रहा है, करंट की वैल्यू 0 हो गई है, और इसीलिए वो एक स्पेशल पोटेंशियल कहलाता है। उसको हम बोलते हैं इट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम V0 से डिनोट करते हैं, इट इज़ स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब देखो, इसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। मान लो हमें बोल दिया कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट I1 ये है, अगर मैं सेम एनर्जी की ही लाइट आए, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है, मैंने उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी, ऐसे केस में क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो रहे थे वो ज़्यादा हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर कब पहुँचते? जब हम पोटेंशियल आगे बढ़ाते हैं। बेसिकली हमें जो सैचुरेशन करंट देखने को मिलता है वो अब बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा थे। तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी, ये है I2। मैं लिखता हूँ यहाँ पे I2 की वैल्यू ज़्यादा थी I1 से, इसलिए हमें ऐसा देखने को मिला। तो यहाँ पर आपको फिर कुछ ग्राफ इस तरीके का देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें स्टॉपिंग पोटेंशियल की, देखो हर एक फोटॉन की एनर्जी अभी भी उतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो यहाँ से निकल सकती है इलेक्ट्रॉन की वो भी उतनी ही थी। उसको रोकने के लिए हमें जो वोल्टेज लगाना था वो भी उतना ही होगा। तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अभी भी उतनी ही रहने वाली है। इस तरीके से स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन भी हम लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन होती है E इज इक्वल टू फाई प्लस के मैक्स। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो जाए, यहाँ से यहाँ तक हमें इतना पोटेंशियल ड्रॉप लगाना होता है। अच्छा, अगर मेरे पास चार्ज की वैल्यू है, कितनी है? चार्ज की वैल्यू है Q, और मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है V का, तो अगर उसको एक्सीलरेट किया जाए इस पोटेंशियल डिफरेंस के अलॉन्ग, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आता है? Q टाइम्स V के बराबर। हमारे केस में यहाँ पर पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर दो आप, कौन सा पोटेंशियल ड्रॉप लगाया हमने? V0 का। हमारे पास
के मैक्स जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, अगर उस पूरी काइनेटिक एनर्जी को हमें एब्जॉर्ब कर लेना है तो उसकी वैल्यू आती है ई टाइम्स वी नॉट। ई यहाँ पर चार्ज है ना, दिस इज चार्ज, और ये है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। बहुत ही सिंपल सा, हमारे पास वी नॉट की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है के मैक्स अपॉन ई, या फिर के मैक्स को आप क्या लिख सकते हो, के मैक्स को आप लिख सकते हो ई माइनस फाइव अपॉन ई। इस तरीके से आप चीज़ें देख सकते हो। इसका एक फटाक से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हमारे पास फोटोन की जो एनर्जी है, लेट से वो वैल्यू है 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वर्क फंक्शन की वैल्यू है मान लो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ऐसे केस में हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा। इस केस में मैं क्या करूँगा, फटाक से मैं लिखूंगा 7 इज इक्वल टू 4 प्लस के मैक्स। के मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, के मैक्स की वैल्यू यहाँ से देखने को मिलती है मुझे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। और राइट, के मैक्स की वैल्यू आ गई 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से मैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे पता कर सकता हूँ, वी नॉट इज इक्वल टू के मैक्स अपॉन ई। के मैक्स की वैल्यू है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नीचे है ई, यहाँ से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू जाती है 3 वोल्ट। ये आ जाता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस तरीके से आप क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, खाली आपको ये जो हमारी इक्वेशन है यही तो पता होनी चाहिए। के मैक्स को ही आपको ई वी नॉट से इक्वेट करना होता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल में मान लो हमारे पास दो ग्राफ दिए हुए हैं इस तरीके से। एक ग्राफ है ये वाला, ये वैल्यू आती है V1। दूसरा ग्राफ मेरे पास है इस तरीके से, ये वैल्यू है V2। अब आपको लाइट जो आ रही थी है ना, हमारे पास एक 1 लाइट थी, दूसरी 2 लाइट है, इन दोनों के बीच में आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। देखो इसको समझते हैं। पहली चीज़ हमारे पास यहाँ पे पहले ये तो IP होता है, इस तरफ हमारे पास V होता है। अगर मैं बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ा देता हूँ तो भी मेरे पास सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम आ रही है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स जितने आ रहे थे इंसिडेंट थे वो वाली वैल्यू सेम रही होगी ना, क्योंकि सैचुरेशन करंट इज इक्वल टू सेम। इससे मुझे पता चल जाता है नंबर ऑफ फोटॉन इज इक्वल टू सेम। फिर दूसरी चीज़ मैं क्या देखता हूँ, दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो ऐसा क्यों होगा, देखो भाई स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकला है उसको स्टॉप करना। एक में स्टॉपिंग पोटेंशियल की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, दूसरे में कम है। तो जिसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आ रहा है यानी कि उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रही होगी। V2 इज़ मोर देन V1, इसका मतलब हमें पता चल जाता है काइनेटिक एनर्जी 2 विल बी मोर देन K1। मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हमारे पास फोटोन की एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन E2 मोर देन E1 माइनस 5। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और क्योंकि सेम ही मेटल था तो मेरे पास 5 से 5 कट जाता है, मैं बोल दूंगा यहाँ पे E2 इज मोर देन E1 लिख सकता हूँ। और एनर्जी क्या होती है हमारे पास, होती है H न्यू2 माइनस H न्यू2 मोर देन H न्यू1। यहाँ H से H कट जाएगा, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर न्यू2 विल बी मोर देन न्यू1। इस तरीके से हम कंक्लूजन्स कुछ निकाल सकते हैं। तो आपको यही चीज़ें समझनी होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज केस है। देखो हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, क्या एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के मैक्स। अब देखो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको हम क्या लिखते हैं, वही होता है हमारे पास E टाइम्स V नॉट, जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। और यहाँ से आप फाई को दूसरी तरफ ले जाओ। अच्छा, इस एनर्जी को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ H न्यू माइनस फाई को हम दूसरी तरफ ले आए तो इसकी वैल्यू इस तरीके से आ जाती है। अब देखो यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं लिख दूंगा V नॉट विल बी इक्वल टू H न्यू अपॉन E माइनस फाई अपॉन E। अब किसी भी मेटल को पकड़ लो, किसी भी मेटल के लिए वर्क फंक्शन कांस्टेंट होता है। E की वैल्यू सभी के लिए कांस्टेंट है, H की वैल्यू सभी के लिए कांस्टेंट है। हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे और हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यूज आती जाएंगी। ठीक है, उसको हम मेजर करते हैं। और इसका यूज़ क्या है, देखो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है और इससे हमें पास जो ग्राफ प्लॉट होगा देखो वो कैसा आता है।
इसको आप कंपेयर करो, दिस इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, है ना, इस तरीके से आ रहा है। तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे होता है न्यू, यहाँ होता है हमारे पास वी नॉट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और इसमें देखो न्यू की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो वाई पे हमारे पास नेगेटिव कुछ इंटरसेप्ट आ रहा है। तो इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलेगा, ऐसे यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट होगा। और आप कोई सा भी मेटल ले लो, इसके जो स्लोप की वैल्यू है, स्लोप की वैल्यू कितनी है, स्लोप इज इक्वल टू एच अपॉन ई इज इक्वल टू सेम फॉर ऑल मेटल्स। तो आपको कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी। जैसे ये है मेरे पास मेटल 1, तो आपको अगर दूसरी कोई मेटल का ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा हमारे पास M2 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का ही जो हमारा स्लोप होगा वो सेम आना चाहिए, इस तरीके से दोनों का स्लोप सेम स्लोप। और आप इस तरीके से अलग अलग ग्राफ को प्लॉट करोगे, उससे आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी, और स्लोप की जो भी वैल्यू आ जाएगी उससे आप h की वैल्यू पता कर सकते हो, है ना। h बाई ई में h को आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में, इसको पूछा जा सकता है h की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाए। तो भाई ये एक तरीका हमारे पास आ चुका है। क्या आप इन दोनों मेटल के बारे में बता सकते हो, इन दोनों मेटल में क्या अलग बात है। तो देखो इनमें जो y इंटरसेप्ट है वो क्या चीज़ को दर्शाता है, वो उसके वर्क फंक्शन को दर्शाता है। इसमें मेटल 1 के लिए y इंटरसेप्ट का मैग्नीट्यूड कम है, मेटल 2 के लिए y इंटरसेप्ट का ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है मैग्नीट्यूड। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर फाई 2 इज़ मोर देन फाई 1। फाई क्या होता है, वर्क फंक्शन। ऐसा हम इस ग्राफ में देख करके एनालाइज कर सकते हैं, इस पे बेस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। The work function of a surface of a photosensitive material is 6.2 electron volt. The wavelength of incident radiation for which the stopping potential is 5 volt lies in which region? तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो हमें वर्क फंक्शन की वैल्यू दी हुई है और हमें 5 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। तो देखो हमारे पास जो इक्वेशन होती है क्या होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। अच्छा, स्टॉपिंग पोटेंशियल से मुझे क्या पता चलता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि ई वी नॉट विल बी इक्वल टू के मैक्स। तो मेरे पास यहाँ से के मैक्स की वैल्यू आ जाती है ई इंटू वी नॉट की वैल्यू कितनी है 5 वोल्ट, तो ये हो जाता है हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरीके से। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाती है, वर्क फंक्शन दिया होता है 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आ गई यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी टोटल वैल्यू आ जाती है हमारे पास 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सवाल ये है कि ये जो एनर्जी है वो इंसिडेंट रेडिएशन की है, तो वो रेडिएशन अगर इतनी एनर्जी रखता है तो इनमें से किस रीजन में होगा, अब ये अलग ही EM वेव स्पेक्ट्रम का सवाल बन चुका है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है UV। तो कैसे आया, देखो हमारे पास इतनी एनर्जी है। अब यह तो आप याद रख सकते हो कि हमारे पास अलग अलग स्पेक्ट्रम की एनर्जी लेवल्स कहाँ से कहाँ तक होते हैं, नहीं पता आपको तो वेवलेंथ की टर्म्स में इसको लाना है तो कैसे ला सकते हो। देखो एनर्जी को ही हम लिख सकते हैं 12400 अपॉन कितनी हमारे पास जो वेवलेंथ होगी, ये एंगस्ट्रॉन्ग में होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाता है, ये हमारे पास एंगस्ट्रॉन्ग में रहेगी वैल्यू। तो इस तरीके से यहाँ EV से EV हमारे पास कट जाता है, वेवलेंथ की जो वैल्यू हो जाती है, वेवलेंथ विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय 11.2 एंगस्ट्रॉन्ग, इतनी हमारे पास वैल्यू आने वाली है। और ये देखो इसको आप 12 है, इसको भी आप 12 मान लो, तो ये इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। अब ये किस रीजन में आ रही है, तो देखो ये कितनी आ गई हमारे पास 100 नैनोमीटर। हमारा विजिबल स्पेक्ट्रम कितना होता है, विजिबल होता है हमारे पास 300 से अप्रॉक्सीमेटली 700 नैनोमीटर तक जाता है, 300 से 700 nm तक। तो दिस इज डेफिनेटली नॉट विजिबल रीजन। उससे छोटी वेवलेंथ आ रही है, इसका मतलब उससे हायर एनर्जी की होगी, तो बेसिकली इंफ्रारेड भी नहीं है। अब अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, एक्सरे भी हो सकती है। वैसे एक्सरेज भी देखा जाए तो वायलेट के ऊपर ही होता है, तो अल्ट्रावायलेट ही होती है उसकी एनर्जी भी। पर इनमें से देख लेते हैं। देखो एक्सरे की जो हमारे पास वेवलेंथ होती है, एक्सरे की हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो होती है अप्रॉक्सीमेटली 100 से लेकर के 0.1 एंगस्ट्रॉन्ग की, और हमारे पास जो आई है वो आई है 1000 एंगस्ट्रॉन्ग। तो दिस विल बी हमारे पास अल्ट्रावायलेट एक्सरे भी हमारे पास नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, तो ये भी नहीं हो सकती। ए इज और करेक्ट आंसर।
When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength lambda, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2 lambda, the stopping potential is V by 4. The threshold wavelength of the metallic surface is बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है. आपको बस इक्वेशन लिखनी है, क्या है, E इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स. अब देखो एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, एच सी अपॉन लेमडा होती है हमारे पास, इज इक्वल टू 5 क्या होता है हमारे पास, एच सी अपॉन लेमडा थ्रेशोल्ड की वैल्यू होती है ना. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ यही हमें कैलकुलेट भी करनी है. प्लस हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, वो होती है E टाइम्स स्टॉपिंग पोटेंशियल V नॉट. इस तरीके से ये इक्वेशन 2 बार लिखोगे, आपको आपका जवाब मिल जाएगा. वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है डी. सॉल्व करते हैं. देखो ये हमारे पास पहली इक्वेशन है. दूसरी चीज समझो, अगर हमारे पास वेवलेंथ को डबल किया है, इसका मतलब एनर्जी कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हाफ की होगी. एनर्जी कम हो जाएगी फोटोन की, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम आएगी. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कम आएगी तो हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा. तो पहले देखो V नॉट था, तो अब V नॉट बाई 4 उसकी वैल्यू आती है. ये तो हमने फील कर लिया इस सवाल को. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो दूसरी बार मैं जो इक्वेशन लिखूंगा वो क्या आएगा, एच सी अपॉन 2 लेमडा इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होता, उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, वो आ जाएगा एच सी अपॉन लेमडा टी एच प्लस ई टाइम्स वी नॉट की जगह अब हो गया हमारे पास वी नॉट अपॉन 4. ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है. हमें क्या पता करना है, हमें ई वी ये इन दोनों को कैंसिल आउट नहीं करना है. हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और उसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाली टर्म अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगी. हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 2hc अपॉन लेमडा माइनस hc अपॉन लेमडा विल बी इक्वल टू, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. ये था 4hc अपॉन टी एच, तो ये हो जाता है 3hc अपॉन लेमडा टी एच, है ना. यहाँ पे 4 होगा, ये 1 होगा, माइनस करोगे ये आ जाएगा. यहाँ से हमारे पास वैल्यू हो जाती है hc अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 3hc अपॉन लेमडा टी एच. यहाँ से hc से hc कट जाएगा, लेमडा थ्रेशोल्ड की वैल्यू हो जाएगी 3 टाइम्स वेवलेंथ के बराबर. डी इज आर करेक्ट आंसर. The stopping potential for photoelectrons emitted from a surface illuminated by light of wavelength इतना is 0.42 वोल्ट. तो देखो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की सबसे पहले तो इक्वेशन लिख दो, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम. देखो अब यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें लिख लेनी है कि एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होती है, वो होती है एच सी अपॉन वेवलेंथ जो हमें दी हुई है. वर्क फंक्शन क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में अगर बात करें, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट हो जाए, तो वो होती है हमारी एच इंटू फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड. इस तरीके से आ जाएगी. साथ में के मैक्स क्या होता है हमारे पास, वो होता है ई टाइम्स वी नॉट, जहाँ पे वी नॉट होता है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो यही इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है. सारी वैल्यूज रखो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो. इसका करेक्ट आंसर है 35. सॉल्व करना शुरू करते हैं. तो देखो हमें बस यहाँ पर अब वैल्यूज़ रखनी है और वैल्यू देख करके मुझे पता चल रहा है h की वैल्यू के न्यूमेरिकली ये करीब है, 10 पावर का अंतर है. तो यहाँ पर मैं h को दोनों से इस तरफ लेके आता हूँ. देखो मुझे वैल्यू क्या मिलती है, यहाँ पे मुझे मिलता है c अपॉन लेमडा इज इक्वल टू न्यू थ्रेशोल्ड प्लस ई वी नॉट अपॉन एच. वैल्यूज़ रखेंगे तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड जो हमें चाहिए उसकी वैल्यू आ जाती है c अपॉन लेमडा यानी कि 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई वेवलेंथ की वैल्यू कितनी है 6630 इंटू 10⁻⁻10 मीटर था ये बेसिकली. तो यह 3 डॉट मैं इधर ले लूँगा, ये आ जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻7 और माइनस अब ये वाला ई वी नॉट अपॉन एच इस तरफ आ जाएगा. ई की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19. वी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 0.42 दी हुई है, डिवाइडेड बाई एच की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34. यहाँ से बहुत ही सिंपल हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन. देखो ऊपर क्या आ रहा है मेरे पास 3, हाँ 3 इंटू 10⁻8816 ये हो जाता है 15 डिवाइडेड बाय नीचे 6.63 दोनों में कॉमन है, माइनस हमारे पास यहाँ इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है हमारे पास 0.672 और अगेन हमारे पास ये वाली चीज़ ऊपर जाएगी तो 34 माइनस 19 हो जाता है. फिर से 15 बचेगा हमारे पास 10⁻15
इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं बस कैलकुलेशन करनी है, तो 3 माइनस 0.672 हो जाता है 2 इसकी वैल्यू हो जाएगी 328 इंटू 10⁻15 है, डिनोमिनेटर में है 6.63 इंटू 10⁻15, दिस इज इक्वल टू x इंटू 10⁻13, ऐसा हमसे बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप फिर से देखोगे 10⁻13 से ये फिर कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 100 बचेगा। इसकी वैल्यू हो जाती है x इज इक्वल टू 232.8 डिवाइडेड बाई 6.63। अब इसको आप अप्रॉक्सीमेट करोगे तो ये वाली वैल्यू आती है 35.11, यानी कि x इज इक्वल टू 35 हमारा करेक्ट आंसर बन जाता है। इस तरीके की कैलकुलेशंस थोड़ी यहाँ पे मुश्किल हो गई हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक छोटे से प्यारे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने 11th और 12th की पूरी थ्योरी और बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, सब कुछ कवर कर लिया गया है। 40 वीडियो है जेई मेन के, 40 वीडियो है जेई एडवांस के, सब कुछ आपको मिल जाता है जेई मंथ में। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उसको जरूर चेकआउट करो। साथ में कलरफुल हैंडमेड पीडीएफ जो बहुत अच्छी रहेंगी आपको रिवीजन के लिए, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। सारे के सारे नोट्स एब्सोल्युटली फ्री हैं, जी हाँ, कोई भी उसके लिए आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, कलरफुल हैंडमेड नोट्स है, डाउनलोड करो। और मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं जा रहा हूँ एक पैन इंडिया रोड ट्रिप पे व्लॉग बनाऊंगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ हम मिलेंगे अब कोर्स में या फिर व्लॉग में, दैट यू डिसाइड। बाय बाय, सी यू टुमारो।